थैंक यू सो मच राज साहब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। आपका प्रोग्राम कभी हम आपके मेहमान, कभी आप हमारे मेहमान, और ये सिलसिला हाँ, चलता रहेगा। वो है हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हमसे हैं। पूछ कर आई हूँ, वो कहते हैं कि और होने चाहिए थे। यानी एक अच्छा। डिस्ट्रिक्ट अगर उसका सिर्फ एक हल्का है तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा मसला ये भी है शराज साहब, ये पाकिस्तान का ही कानून गिलगित बल्तिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। सो जब मुझे बताएं कि पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ को जब उनका इंतखाबी निशान उनको नहीं मिला, उससे महरूम रखा गया, और बाकी उनको लेवल प्लेइंग जो फील्ड होती है वो उस तरह के पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दी है, सीट्स उठा के जो है ना हमने नून लीग की सीटों में उसमें उनके हिस्से में डाल दिए कर दिया। तो कुछ हल्कों में उनके पुराने कारकुन को, जेआरओ को उन्होंने इग्नोर कर दिया और हम कहेंगे पैराशूटर्स को दे दिया, और जिस तरह से कुछ बार्गेनिंग हुई होगी तो फिर उनको आईपीपी में ज्वाइन करवा दिया गया। 4 तो खैर चले गए आईपीपी में, और 3 सीट की अरूज पे जा रहे हैं। जिस तरह से फ्लाइट बड़ी ऊपर आसमान पे हमें दिखता है ना कि इतने हैं, लेकिन उस पे आए रोज कोई ना कोई हादसा हो जाता है, आए रोज उस पे कोई ना कोई इंसिडेंट हम देखते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनको सुन के जो है वो वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई वाकई फरिश्ता सिर्फ किसी अफसर को ख्याल आए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या चाहे ये मशीनरी ठीक करने के हवाले से, तो वो जब कोई स्टेप लेते हैं तो ही ठीक हो सकते हैं निज़ाम, वरना आप 3-4 दिन 5 दिन आप रास्ते में फंसे बैठे रहते हो। और मिनिस्टर थे, नून लीग से उनका ताल्लुक जी। था और नून लीग की हुकूमत थी। तो जब मैंने उनसे सवाल ये किया बाकी गवर्नमेंट लेवल पर उस तरह से ना वहाँ पे रोजगार के मौके और ना ही ओटी सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं शराज साहब। वहाँ वो लोगों की गुजर औकात कैसी होती, आमदन का जराए क्या है? मिनिस्टर्स रहे हैं जिनको इवन अपना नाम नहीं लिखना आता है, तो बिल्कुल ही इलिटरेट, जो कि अंगूठा सिस्टम जो नहीं इस्तेमाल अंगूठा करते हैं, छाप, अंगूठा छाप। रहे सीनियर गुजरा रहे हैं जिनको अता पता कख नहीं है, लेकिन चूंकि अब सीट मिल गई है तो अब हुकूमत में आ गए हैं, मिनिस्टर का टैग लग गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई। मेरे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद महविश मुमताज बेग साहिबा हैं, जो टीवी एंकर हैं, साफी हैं, और इनका आबाई ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। 1.5 माह ये इलेक्शन के दौरान जो जीबी में इलेक्शन हुआ है उसको उन्होंने कवर किया है, वहां से प्रोग्राम भी किए हैं। आज गिलगित बल्तिस्तान के अफेयर्स के बारे में तफसील के साथ इनके साथ बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया महविश, वेलकम टू द शो। वैसे आप होस्ट किया करती हैं, रोज न्यूज पर प्रोग्राम करती हैं, लेकिन आज मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए एजाज की बात है। नहीं, थैंक यू सो मच शिराज साहब फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह, आप खुद भी चूंकि बड़े अच्छे होस्ट हैं, बड़े अच्छे से आपके प्रोग्राम्स आप करते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। सेकेंडली बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, कभी हम आपके मेहमान, कभी आप हमारे मेहमान, और ये सिलसिला हाँ, चलता रहेगा। वो है हमारे घर, खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने आप को देखते हैं। ये बड़े सीरियस मामलात हैं, लेकिन हम इसको जरा इस तरह ले एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं जैसे आम आदमी को समझ आ जाए। अच्छा, हम्म। आप ने आप चाह खुसूसी रहे तौर हैं पर आप चाह रहे हैं जैसे हम रोज न्यूज पे गुफ्तगू करते हैं, सख्त अल्फाजात का चुनाव ना किया जाए है। नहीं, हाँ, कोई सेंसरशिप नहीं है, आजाद मीडिया है। मैं आजाद दुनिया में रहता हूँ, तो ये सही, मेरा अपना प्लेटफॉर्म है। होना भी तो ऐसे हम जरा, चाहिए। हाँ, मैं जरा लोगों को हकीकत हाल से रोशनास करेंगे, असल जीबी के मसाइल क्या है। और अगर वहाँ के लोगों की बात करें, आबादी की बात करें, तो उन्हें वहाँ पर कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़े, वो इतना टूरिस्ट का एक हब बन सकता है। तो ये सारी जी। चीजें आज डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए हैं, इसमें वैसियत मीडिया पर्सन, आपको लोकल मीडिया की इम्पार्शियलिटी जो है, गैर जानबदारा रिपोर्टिंग नजर आई या नहीं आई? अच्छा चिराग साहब, चूंकि हम गिलगित बल्तिस्तान के जनरल इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं, 7 जून को इलेक्शन यानी कि पोलिंग डे था, और आपने जहां तक मीडिया का जिक्र किया है, बड़ी चीजें हैं जो कि मैंने ऑब्जर्व किए हैं बड़ी बारीकबीनी के साथ। एक तो जहां पर भी इलेक्शंस हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आजाद जम्मू कश्मीर हो, पाकिस्तान के किसी भी सूबे में हो, तो मीडिया का बड़ा अहम किरदार अदा होता है। और मेन स्ट्रीम मीडिया को चूंकि फोकलियत दी जाती है, इन्विटेशंस उनको दी जाती हैं, तो जीबी में मैंने देखा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो लास्ट जो डेज थे, करीब करीब 7 से कबल, हम बोले 4, 5 या 6, 7 के बाद ही हमने देखा है। लोकल मीडिया ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिशें की
कि जितना हो सकता है आवाम को तमाम तरजावियों से दिखाने की कोशिश करें कि इलेक्शन यानी कि वोट की क्या अहमियत है और कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, किसका मंशूर जो है वो असरअंदाज होने वाला है। लेकिन जहाँ तक बायस्डनेस और अनबायस्डनेस का जिक्र करें तो मीडिया में नहीं समझती कि वो कोई मखसूस तबके को फोकस कर रहा था या फिर किसी पार्टी को फोकस उस तरह से कर रहा था। बट ऑब्वियसली जिस पार्टी ने ज़्यादा पैसे लगाए हैं शिराज साहब, अब आप और मैं दोनों मीडिया के इस फील्ड से मुंसलिक हैं जहाँ पर स्पॉन्सरशिप होती है और बाकायदा आपको पता है फंडिंग की जाती है। तो बिल्कुल आईएफसीएन के गिलगित में फंडिंग की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से और वहाँ पर मीडिया ने उनको कवरेज भी ज़्यादा दी, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए और उसके अलावा जो दूसरी तीसरी जमातें हैं उनका ये शिकवा भी था कि यहाँ का लोकल मीडिया स्पेशली गिलगित में ज़्यादा फोकस कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। बाकी जमातें भी हैं, मीडिया को चाहिए कि न्यूट्रल अंदाज में काम करें, तमाम रुख दिखाएँ, हर पहलू दिखाएँ, बाकी वोट देना तो अवाम का काम है। अ, अगर मेरा वोट है लेट्स सपोज़ तो मैंने अपने नुमाइंदे का इंतखाब करना है, या तो उसकी काबिलियत के बिना पर या तो अगर मेरे साथ उसका क्या ताउन है, हमारे इलाके के साथ कितना उसने अपना काम करके दिखाया है, कितना वो संजीदा है और आया कि ये सीट डिज़र्व करता है या नहीं करता है। तो इस एतबार से मीडिया मैं कहूँगी कि 60 टू 40% बायसनेस और अनबायसनेस का शिकार ज़रूर रहा है, लोकल मीडिया का ज़िक्र कर रही हूँ। अच्छा, अखबारें वहां पर हैं, पाकिस्तान के सारे टीवी चैनल्स वगैरह देखे जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा। फोकस तो किया जाता है कि नेशनल मीडिया क्या कह रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कह रहा है। लोकल मीडिया बड़ी मजबूरी में वहाँ पर मुश्किलात का शिकार नज़र आ रही हैं और अपने इश्तिहारात, अपने एड्स के पीछे ज़्यादा दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं और आपको पता है कि मीडिया का बैकग्राउंड जो है ना, बैकबोन आपकी या इनकम जो है वो इन्हीं एड्स और इन्हीं इश्तिहारात के मातहत होते हैं। तो मोस्टली चूँकि एंकर या थोड़ा ऊपर का जो हम कहेंगे सीनियर एनालिस्ट, तो उस तरह से बड़े कम लोग हैं। तो नीचे के लोग कोशिश करते हैं कि जितना हमारे मीडिया को स्पॉन्सर्ड मिले, जितना हमारे मीडिया को कोई ताउन करे डिपार्टमेंट, तो उसके बोल बोले जाते हैं, तो उनके पीछे ज़्यादा लगे जाते हैं। ये ग्राउंड रियलिटी का मैं आपको ज़िक्र कर रही हूँ शराज साहब, ये आपको बड़ा कम देखने को मिलेगा कि कोई वाक़ई ऐसी चीज़ें जो ना हो रही हैं वहाँ पर भी। अच्छा, इंटरनेट या कनेक्टिविटी की क्या सूरत हाल है? शराज साहब आपने ना क्या मौजू छेड़ दिया है। इवन तो व्हेन आई वाज़ इन गिलगित बल्तिस्तान, मुझे याद पड़ता है कि आपने भी कॉन्टैक्ट किया था कि हम चूँकि किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ जाएँ, चलें जीबी के इलेक्शंस के ऊपर बात कर लें एंड आई हैव कवर्ड ऑल 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। तो मेरी भी कोशिश थी कि मैं आप लोगों के साथ बैठ के वहाँ के हालात, वाक़यात के हवाले से बात करूँ। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही था इंटरनेट का, सिग्नल्स का मसला था। वहाँ पर एससीओ काम करती है और स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन लेकिन उनके टावर्स जहाँ-जहाँ लगे हुए हैं, उसकी बनिस्बत हम देखते हैं कि सिग्नल क्वालिटी उस तरह से नहीं है। तो बहुत मुश्किलात है वहाँ पर। इंटरनेट अवेलेबल है, कहीं पर ये नहीं हुआ कि आपको इंटरनेट की फ़राहमी नज़र नहीं आएगी। लेकिन सिस्टम उस तरह से नहीं है कि वहाँ पर हम बैठकर इंटरनेट के थ्रू बातचीत कर सकें, इवन प्रोग्राम कर सकें। मैंने अपना प्रोग्राम जो रोज़ न्यूज़ पर मेरा लाइव होता है एक्सपर्ट्स ओपिनियन आप जानते हैं, वो भी मैंने बहुत मुश्किल से उसकी रिकॉर्डिंग की है। बल्कि बड़े ख़ास और अच्छी जगहों पर जिनके पास अच्छी सर्विस थी इंटरनेट की, वाई-फाई लगे हुए थे। बट फिर भी मुझे खुद पर्सनली बड़ी मुश्किलात का सामना हुआ। तो इंटरनेट आप उस तरह से अज़्यूम नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर हम इस्लामाबाद में बैठे हैं या इवन मैं कहूँगी कि केपी का भी ज़िक्र कर दूँ, कि अगर आप वहाँ पर भी किसी एरिया में बैठे हैं, तो वहाँ पर आपको निस्बतन गिलगित-बल्तिस्तान के अच्छा इंटरनेट कनेक्शन आपको मिलेगा। और गिलगित-बल्तिस्तान में उस तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया चूंकि कंट्रोल होता है, अगर आप समझती हैं कि वहाँ इंटरनेट की सहूलत होती, सोशल मीडिया काम कर रहा होता, तो इलेक्शन जो हुए ये किस तरह डिफरेंट होते जिस तरह के रिजल्ट हो आए? मैं आई डोंट थिंक कि अगर इंटरनेट की फराहमी उस तरह से होती या कनेक्टिविटी का इशू ना होता तो ये जो नताइज आए हैं, शायद नताइज कुछ और होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो नताइज हैं वो वही नताइज मैं समझती हूँ कि शायद प्रॉपर्ली अगर एंगेज किया जाता मेन स्ट्रीम मीडिया को भी और हर अदारे, हर चैनल से अगर बुलाए जाते रिपोर्टर्स या एंकर्स को, तो भी रिज़ल्ट यही आना था। रिज़ल्ट में कोई रद्द-ओ-बदल या कोई तब्दीली आने के इम्कानात नहीं थे चिराग साहब। अच्छा, 24 टोटल सीटें थी जो डायरेक्ट यानी इलेक्शन हुआ, जिनके ऊपर डायरेक्ट बराह हुँ। रास्त वोटें लोगों ने दी हैं।
और 9 स्पेशल सीटें आपने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होने से पहले मुझे रिमाइंड करवाया जो एमएलए हैं, जिसकी वजह उसके बाद ये तकरीबन 33 टोटल हो जाते हैं। 24 हल्के हैं, तो इस वजह से 24 सीट्स हैं, 6 रिजर्व सीट्स हैं और इसके अलावा 3 टेक्नोक्रेट्स की हैं, तो 9 तो ये बन जाती हैं और ये कुल मिला के 33 की तादाद बन जाती है। अब इसके बाद जब कैबिनेट कंप्लीट हो जाती है, मिनिस्ट्रियां दे दी जाती हैं और ओथ जब हो जाता है, उसके बाद माउन खसूसी मुशीर कोऑर्डिनेटर्स मीडिया कोऑर्डिनेटर जब लगाए जाते हैं, तो ये कुल मिला के 37 टू 38 जो है वो सीट्स बन जाती हैं। 17 लाख की आबादी में इतना सारा आप समझते हैं कि इतने लोग होने चाहिए थे या इससे कम से भी गुजारा हो सकता था? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ये होने चाहिए थे, मैं वहां के आवाम से पूछ कर आई हूँ, वो कहते हैं कि और होने चाहिए थे। यानी एक अच्छा। डिस्ट्रिक्ट अगर उसका सिर्फ एक हल्का है तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान का एक बड़ा मसला ये भी है शराज साहब कि हमारा रकबा बड़ा है, एरिया बड़ा है। अब 27,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है। अगर मैं कश्मीर को कंपेयर करूं इससे, तो कश्मीर का 5,000 मुरब्बा किलोमीटर बन जाता है। इसी तरह से जी। आबादी हमारी 1.7 मिलियन से 2 मिलियन, यानी कि 17 से हम कहेंगे कि चलो 20 लाख की आबादी है। कश्मीर की आप देखें 45 से 50 लाख की आबादी है। तो हमारा एरिया बड़ा होने की वजह से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का चूंकि ज्यादा डिस्टेंस हो जाता है, सफर करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तनाजुर में जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में एक हल्का है, गुलज़र का हमारा एक हल्का है, शिगर का हमारा एक हल्का है, तो वहाँ पर लोगों की ये ख्वाहिश है इस वक्त, बल्कि मुतालबात हैं कि एटलीस्ट वहाँ पे 2 हल्के होने चाहिए, हमारे 2 नुमाइंदे हों या फिर 3 हो जाएँ। तो ये 24 को तो वो बढ़ा के कहते हैं कि मज़ीद और सीट्स होनी चाहिए, मज़ीद और जो है ना हल्के बढ़ें, ज़िले बढ़ें। तो ये तो 24 तो कुछ भी नहीं समझते वहाँ पे 17 लाख की आबादी में। हाँ ठीक है, मतलब जो आबादी है कम है लेकिन रकबा बड़ा है और वो दूर दूर इलाकों में है, इस वजह से हुँ, कनेक्टिव ज्यादा बेहतर लोग सर्व कर सकते हैं। अगर मकामी एमएलए हों तो उनके मसाइल ज्यादा सुने जा सकते हैं। अच्छा, जब इलेक्शन हो रहा था और इलेक्शन मुहिम चल रही थी, तो जो हुँ, पार्टियां थी उन सबको आजादी से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत थी, तरीके बशमूल तरीके इंसाफ के, चूंकि तरीके इंसाफ तो उस तरह रजिस्टर्ड भी नहीं थी, उनको बल्ले का निशान भी उनको नहीं मिला था, हुँ। उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा है। तो बाकी जो जमातें तो उनको आजादी थी, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को, लेकिन तरीके इंसाफ को उस तरह इजाजत नहीं थी। एक तहरीक-ए-इंसाफ को आज़ादी मिली, उस तरह से उनको रास्ता हमवार किया गया या रास्ते में कांटे बिछाए गए, इसका मैं आपको आंसर करती हूँ। बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं जब गिलगित में पहुंची उससे पहले का मुझे कुछ हालात का आइडिया था, कुछ सिनेरियो जो बन रहा था इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन जब मैं गिलगित में पहुंची देन आई ऑब्जर्व कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने जा रहे हैं। वजीर आला इन्होंने लाना है पीपल्स पार्टी का और रिजल्ट से पहले ही, रिजल्ट से पहले ही रिजल्ट से आपको पहले पता क्या, मैं आपको बता रही हूँ, यकम मई को मैंने यहाँ से ट्रैवल किया इस्लामाबाद से, 2-3 तारीख तक तो मैं गिलगित में थी। 3 तारीख को चले या 4 तारीख को ही मुझे आइडिया हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इन्होंने हुकूमत बनानी है और जो वजीर आला होगा वो पीपल्स पार्टी से है। उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। हाँ, अब इसमें था कि नून लीग क्या करेगी? नून लीग को भी अब सीएमशिप चाहिए, उसी तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत बनानी है। बट ये देखा कि कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन में आ सकते हैं और जिस दिन इलेक्शन था, उसके अगले दिन ही जब चीज़ें ज़रा सामने वाज़ेह होना शुरू हो गई, तो फिर मेरा जो तज्ज़िया था या जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी, ऑब्ज़र्वेशन थी, वो 101% ये करेक्टनेस उसमें आई थी। और देखिए गिलगित-बल्तिस्तान में आइन, कानून वही है जो कि इस वक़्त पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान का ही कानून गिलगित-बल्तिस्तान में इम्प्लीमेंटेड है। सो जब मुझे बताएँ कि पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ को जब उनका इंतखाबी निशान उनको नहीं मिला, उससे महरूम रखा गया और बाकी उनको लेवल प्लेइंग जो फ़ील्ड होती है, वो उस तरह से नहीं दिया गया। ग्राउंड उनके लिए अगर तंग कर दिया गया, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का कानून कहता है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हम के यहाँ पाकिस्तान में किया गया, तो सेम चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई गिलगित-बल्तिस्तान में भी। वही इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया और अब तहरीक-ए-इंसाफ को भी कहीं न कहीं आइडिया था कि हम नहीं जीतेंगे और ना ही ये हमें जीतने देंगे। लेकिन कुछ जगहों पे तो उनके कैंडिडेट्स ने बड़ा ही अच्छा स्टांस लिया कि हम जीते या हारें, पब्लिक हमारे साथ है और
हम कंटेस्ट करेंगे, और उन्होंने किया। हालांकि उनको पता था कि उनके वोट्स भी उनको नहीं पड़ने, आवाम की तरफ से नहीं पड़ने। ये पहली बार शहनाज साहब उनके अपने कैंडिडेट्स को बाजिया था कि हमें वोट्स भी नहीं पड़ने हैं कुछ जगहों पे। एक तो होता है ना, हम कहते हैं कि पीटीआई के वोट्स चोरी हो गए, मैंडेट्स चोरी कर दिया गया, हालांकि उनको आवाम ने उनका इंतखाब कर लिया था। लेकिन जीबी में मैंने देखा वो खुद ये चीज फील कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई हमें वोट नहीं पड़ने हैं। अगर इलेक्शन इम्पार्शियल होता है, और ये पहले आप जैसी साफिया को ये पहले अंदाजा था कि ये जरा मैनेज होंगे इलेक्शन, पता है कि पीपल पार्टी जीतेगी, किस तरह के रिजल्ट निकलेंगे, अगर ये सूरत न होती, ये नहीं आजादाना मुनसिफाना इंतखाब होते, तो रिजल्ट क्या होता? अभी भी आजादाना ही हुए हैं उस तरह से, तो खैर हम नहीं कह सकते कि प्रॉपरली सीट्स उठा के पीपल्स पार्टी की झोली में डाल दी हैं, सीट्स उठा के जो है ना हमने नून लिखी सीटों में उसमें उनके हिस्से में डाल दिए। मेरा कहने का मकसद ये था, मेरे कहने का मतलब ये था कि जीतना तो उन्होंने कुछ सीट्स पीपल्स पार्टी ने भी है, कुछ सीट्स जो है वो नून लीग ने भी जीतनी है। अब दोनों में से सीएमशिप के लिए कौन आगे जाएगा, दैट वाज द इंटरेस्टिंग पार्ट। और उसके लिए पीपल्स पार्टी का था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के ही नॉमिनेटेड बंदे को वहां पर बिठाना है। अब तो ये था ना कि जिसका नाम आगे जा रहा था, उन्होंने सीट जीतनी भी है कि नहीं जीतनी, आवाम ने उनको वोट देना भी है कि नहीं देना। पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ गलतियां ये हुई कि उन्होंने जो सीट्स के लिए अपने वोट जो टिकट थे वो जब उन्होंने तकसीम करना शुरू कर दिया, तो कुछ हल्कों में उनके पुराने कारकुन को, जेआरओ को उन्होंने इग्नोर कर दिया, और हम कहें कि पैराशूटर्स को दे दिया, और जिन जिनको दिया वही से वो हार गए सीट्स। तो इस वजह से शायद पीपल्स पार्टी के उसमें था कि कुछ सीट्स तो हमने यहाँ से निकाल लेना है, तकरीबन कोई 10 से 12 तक तो उनके माइंड में भी था। तो खैर 9 तो उन्होंने निकाल लिया, 10 के ने एक तो खैर अभी भी वैसे ही फंसा हुआ है। तो इस तरह से मिली जुली हुकूमत पहले भी बननी थी, लेकिन सीएमशिप के लिए कौन कैपेबल होगा, किसका नाम आगे जाएगा, उसका मुश्किल सा आइडिया था, बट पीपल्स पार्टी ने ही जाना था, और ऐसे ही हुआ। अभी सूरत हाल क्या है, पार्टी पोजीशन क्या है? बस अभी देखें पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई है, नून लीग ऑपोजिशन में बैठने को तैयार हो गई है, और इसके अलावा आईपीपी का बड़ा अहम किरदार है। जरा साहब आपको पूछना चाहिए था कि आईपीपी ने क्या मैं गुल वही उसी खिलाया तरफ आ रहा था। है। आईपीपी किस तरह प्लांट की गई, आजादाना और आई मुनसिफाना अगर इलेक्शन हुए तो ये किधर से आ गई पैराशूटर, ये कैसे प्लांट आईपीपी की ने गई है? देखे जितने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए ना, एक भी नहीं जीत पाया, एक ने एक सीट भी नहीं निकाली है। वो जीरो उनका मार्जिन रहा। लेकिन अलीम खान साहब की मैं उस दिन सुन रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, मैं नहीं जा पाई थी, मेरे कुछ और जाती मसरूफियात थी। तो वो ये फरमा रहे थे शराज साहब के, देखिए हम हारे नहीं है, हम ना दूसरे दूसरे पोजीशन या थर्ड पोजीशन पर हम आए हैं, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स ने जो है वो वोट लिए हैं, तो वोट तो ऑब्वियसली पड़ने ही थे ना, अपने अच्छे आ, और काबिल लोगों को आपने उठाया हुआ था। अब एक साबिक गवर्नर रहा है, तो मुझे बताएं कि क्या उसकी अपने हल्के में क्या कोई वैल्यू नहीं होगी, बर्थ नहीं होगी, सिग्निफिकेंस नहीं होगी। हालांकि वही साबिक गवर्नर अपने हल्के में जब वोट मांगने के लिए गया, तो वो कहता रहा कि हम एजेंसी की पार्टी है, तो हमें बड़े भाई लोग लेकर आए हैं, तो आप लोग हमें वोट दें क्योंकि हमने आना है। लेकिन जब फिर आवाम अपना जोर दिखाते हैं ना, जब अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे साबिक गवर्नर हो या साबिक वजीर आला हो, फिर मुंह की खानी पड़ती है। तो आईपीपी ने तो एक सीट भी नहीं ली थी, लेकिन ये जब आजाद जो उम्मीदवार हैं चार, वो जीतने के बाद हो सकता है कुछ अच्छी अच्छी पेशकश हुई होगी, कहा होगा कि वजारतें मिल जाएंगी, ऑपोजिशन में ना बैठे, और इस तरह से कुछ बार्गेनिंग हुई होगी, तो फिर उनको आईपीपी में ज्वाइन करवा दिया गया। चार तो खैर चले गए आईपीपी में, और 3 सीट के बाद एक आपको रिजर्व सीट दे दी जाती है, तो उनकी 5 सीट्स बन गई। और फिर उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो वो 5 सीटों के साथ आईपीपी भी इस हुकूमत में शामिल हो गए, और नून लीग जो है वो ऑपोजिशन में बैठने को तैयार। आपने एजेंसी की बात की, तो गैस की एजेंसी थी, घी की एजेंसी थी, आटे की एजेंसी, किसके अब कहने पता नहीं पर साबिक गए? गवर्नर साहब ने कौन सी एजेंसी का जिक्र किया है। बाईफेस मेरी मुलाकात तो नहीं हो पाई थी, पर वरना शराज साहब मुझसे जरूर पूछती। पर घी की एजेंसी कर देते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा, ये बताएं, वोटर का क्या टर्न आउट था? लोग बड़े पैमाने पर निकले हैं वोट देने के लिए कि? टर्न आउट तो नहीं, वो 50 to 60% हम कह सकते हैं, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फरमा रहे थे, बट ये था 50 to 55% तक था। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये बताएं, एक तो आपने इंटरनेट का, कनेक्टिविटी का बताया, दूसरा एयरपोर्ट जो है वो दो तीन है ना वहां पर, एक गिरगित जीबी में है, एक इसके अलावा और कौन कौन से एयरपोर्ट है वहाँ?
स्कर्दू में अब हेलो। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, तो इस वजह से सारी फ्लाइट्स जो है ना वो डायरेक्टली स्कर्दू में वहाँ पर आ जाती हैं। तो ये एक जी। यहाँ के ट्रैवलिंग का निज़ाम थोड़ा बेहतर हो गया है। बट अगेन जो टिकट्स की रो कीमत है, किराए हैं, जी। रेंट वो ज़रा आसमान छू रहे हैं, अरूज पे जा रहे हैं। जिस तरह से फ्लाइट बड़ी ऊपर आसमान पे हमें दिखता है ना कि इतने ऊँचे उस पे जा रहे हैं, उसी तरह से किराए भी ज़रा ऊपर हो गए अभी। तो वो खैर मुश्किलात है कितना लेकिन कितना कंस्ट्रक्शन किराया है इस्लामाबाद से अगर गिलगित बिल्तिस्तान में जाया जाए तो कितना किराया आई है? थिंक इट डिपेंड्स कि आपका कौन से क्लास में आप सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इसमें शिराज साहब जो हम बात कर रहे हैं ना कि टूरिज़्म का आपने भी ज़िक्र किया, तो डोमेस्टिक टूरिज़्म के अलावा गिलगित-बल्तिस्तान में इंटरनेशनल टूरिज़्म भी बड़ी इन है। आप जानते हैं, कहाँ-कहाँ से दुनिया के K2 है। कोने-कोने से लोग ट्रैवल जी। करते हैं। तो उनके लिए आई डोंट थिंक ये मैटर करता है कि आपका रेंट कितना है या वहाँ पर आपके एक्सपेंसेस कितने होने हैं। डॉलर्स में पेमेंट होती है तो उनके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं होती है। बाकी अगर नीचे जो रोड है, गिलगित-स्कर्दू रोड है, लेकिन उस पे आए रोज़ कोई न कोई हादसा हो जाता है, आए रोज़ उस पे कोई न कोई इंसिडेंट हम देखते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जिनको सुन के जो है वो वाक़ई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये रोड अगर टनल्स बन जाते तो काफ़ी लोकल्स के लिए मुकामी जो अफ़राद हैं, मुकामी लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता अगर टनल्स बन जाते। बट टनल्स नहीं बने, 8 टनल्स थे, 8 में 6 का कहा गया, फिर 6 से कट करके वो 4 पे गया, 4 से फिर 2 फिर उसके बाद खत्म हो गई। तो ये नीचे रोड जो है ना लैंडस्लाइडिंग हम देख रहे हैं, थोड़ा ज़ुलज़ुला आता है, बारिश होते हैं, तो ये रोड एक तो बंद भी हो जाती है साथ-साथ और मैं खुद भी फँसी थी। ज़रा-सा बताती चलूँ मैंने ट्रैवल करना था गिलगित से स्कर्दू, बल्कि रोंदू मैंने जाना था इसलिए नीचे का हमने रास्ता इख्तियार किया। ऊपर जो दिरसाई है वो तो बंद थी। तो जब हम नीचे जा रहे हैं तो पता चला कि ये वो पूरा का पूरा मलबा आके नीचे पड़ा हुआ है, बड़े-बड़े पत्थर, तो फिर हमें वापस जाना पड़ा गिलगित। खैर लेकिन मैं तो जल्दी निकल आई थी वहाँ से क्योंकि अगले दिन साफ हो गया था सारा। लेकिन वहाँ पर लोग 3 दिन, 4 दिन से फँसे हुए थे। कैन यू इमेजिन? कि 3-4 दिन से वो रोड पर ही हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं नौजवान लड़के हैं, लड़कियाँ हैं। तो आपको पता है रास्ते में ना कोई होटलिंग का निज़ाम है, ना कोई गेस्ट हाउसेस का है। तो कहाँ रहना है जिस आप लोकल बस में आए हैं उधर ही आपने बैठना है और एक तो धूप डायरेक्टली आपके ऊपर जो है ना वो इस तरह से दिखाई देता है कि जैसे आप जल जाओगे प्रॉपरली। तो कोई इंतज़ामात नहीं है, सिग्नल्स वैसे ही नहीं है, नेटवर्क जो है वो एस्कॉम के अलावा कोई चलती नहीं है। तो आप उधर बेयारो मददगार ही होते हो अनटिल और अनलेस के कोई वाक़ई फ़रिश्ता सिर्फ़ किसी अफ़सर को ख़्याल आए, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या चाहे ये मशीनरी ठीक करने के हवाले से। तो वो जब कोई स्टेप लेते हैं तो ही ठीक हो सकते हैं निज़ाम वरना आप 3-4 दिन, 5 दिन आप रास्ते में फँसे बैठे रहते हो और आप इंतज़ार में कह रहते हो कि भई अब कैसे आगे जाएँ? रास्ता क्लियर होगा तो आप आगे जाएँगे ना। अच्छा, लोगों को अगर ये रास्ते ठीक हो जाए, सड़कें ठीक हो जाए और सेफ्टी हो, ब्रेक्स जी, जो होती हैं जहाँ पर आदमी ब्रेक कर सकता है, जी, फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकता है, अ, खाना खा सकता है, रेस्टोरेंट्स वगैरह जैसे रोड साइड पे बने होते हैं। अगर ये सहूलतें अगर वहां पर हों, सड़कें ठीक हो जाए तो डोमेस्टिक जो टूरिज्म है वो बढ़ सकता है और हुँ। उससे लोगों को काफी मकामी लोगों को काफी उनकी आमदनी में इजाफा हो सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। रेवेन्यू आप किस सेंस में बात कर रहे हैं चिराग साहब? मतलब लोगों का गुजरकात हो सकती है टूरिज्म से, तो ऑब्वियसली मकामी जो इलाका होता है लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, ट्रांसपोर्ट चलती है, लोगों को फायदा होता है ना, पैसे खर्च करते हैं लोग, आई खाने आई खाते रिमेंबर हैं, बैक इन रहते हैं। 2019 हाँ। मैंने इंटरव्यू किया जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर थे, नून लीग से उनका ताल्लुक हम्म। था और नून लीग की हुकूमत थी। तो जब मैंने उनसे सवाल ये किया शिराज साहब के शोबा सियाहत से गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे तो वो आगे पीछे कुछ बात को घुमा नहीं सकते थे, तो उन्होंने एडमिट किया कि गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम को टूरिज़्म से कोई फ़ायदा नहीं, इवन 5% भी उनको कोई बेनिफिट नहीं जा रहा है। अब जो भी इनकम है, जो भी रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, वो डायरेक्टली कौमी खज़ाने में जा रहा है। तो ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये फिर हुकूमत के ऊपर यकीनन सवालात खड़े कर जाता है। हाँ, प्राइवेट जो काम कर रहे हैं इस वक़्त वहाँ पर, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो वोटिंग सिस्टम खुद चला रहे हैं, तो प्राइवेटली जो-जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके लिए बेनिफिशियल हो क्योंकि उन्होंने तमाम तर जो चीज़ें हैं, वो खुद ही यूटिलाइज़ करनी है। बाकी गवर्नमेंट लेवल पर उस तरह से ना वहाँ पे रोज़गार के मौके और ना ही वोटिंग सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं शराह साहब वहाँ पर। वो लोगों की गुजरकात कैसी होती है? लोगों के यानी
आमदन का जराए क्या है, गुजरकात कैसी होती है? अच्छा गुजर आप क्योंकि या लोग, फरमा रहे हैं। जी जी, मतलब लोग जॉब्स आ, के लिए तो पाकिस्तान के दूसरे सूबों का रुख करते हैं या बाहर जाते हैं, लेकिन मकामी लोग जो हैं जो नहीं जा सकते हैं, वो किस तरह गुजारा हम्म, करते हैं? मिले जुले हमें तासुरात मिलते हैं और एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से हैं कि वहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए बड़ी कोशिशें की जाती हैं, क्योंकि वहीं से एक अच्छी इनकम, एक मतलब गुजर बसर हो जाता है लोगों का। सेकेंडली अब प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, होटलिंग सिस्टम में इन हो गए हैं। अब जो आईटी और एआई को जो यूथ है वो थोड़ा सा इस्तेमाल करना जान गए। अब वहाँ तो जीबी में तो पॉसिबल नहीं है उस तरह से, तो जीबी से बाहर निकल के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप बता दें कि हेल्थ, एजुकेशन और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान का अनडिक्लेयर्ड सूबा है जीबी, तो हम्म। इस वो सोचते कैसी है? शेरा साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम मीडिया की जुबान में बात करें तो जो ऑब्जर्व करके मैं आई हूँ वहाँ पर हेल्थ का और एजुकेशन का निज़ाम उस कदर अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि हुकूमतों के पास फंड्स भी होते हैं और बाकी सेक्टर में काम करने के लिए यकीनन आपको पता है कि पहले ही प्लानिंग और स्ट्रेटजीज बना ली जाती हैं, बट उस तरह से रिजल्ट या आउटपुट नहीं दिख रहा है। कोशिशें तो शायद बड़ी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, ये यकीनन एक सवाल है। अस्पतालों के निज़ाम भी इसी तरह से धर्म-बरहम ही मैं कहूँगी। अब कुछ लोग शायद ये भी कहें कि भई मेरी शायद एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं कि मैं बड़ा इसको वीआईपी सिस्टम में देखना चाहती हूँ, तो अभी जो है निज़ाम वो बड़ा बेहतर है। यकीनन होगा बट इट्स नॉट इनफ, इसमें और मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। लेकिन ये फिर सवालिया निशान उन मिनिस्ट्री पर भी लग जाते हैं ना जो मिनिस्टर हज़रात रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने आपके में है या नहीं मुझे नहीं पता, हमारे वहाँ तो ऐसे भी मिनिस्टर्स रहे हैं जिनको इवन अपना नाम नहीं लिखना आता है। तो बिल्कुल ही इलिटरेट जो कि अंगूठा सिस्टम जो नहीं इस्तेमाल अंगूठा करते हैं, छाप, अंगूठा छाप। अंगूठा छाप कह रहे हैं आम ज़ुबान में, तो ऐसे भी हमारे गुज़रा रहे हैं, सीनियर गुज़रा रहे हैं जिनको अता-पता कख नहीं है, लेकिन चूँकि अब सीट मिल गई है, तो अब हुकूमत में आ गए हैं, मिनिस्टर का टैग लग गया है। सियासत करनी है साथ में, अवाम के लिए डिलीवर करना है या ना करना तो ख़ैर वो अपने एडीपीज़ के ऊपर है। लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन जो होती है कि आप नेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे और इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अपने इलाके की नुमाइंदगी कैसे करते हैं, उसमें मैं कहूँगी कि वो फुली जो है वो फ़ेल्ड होते हैं। इवन वो मीडिया पे आके बात नहीं कर सकते हैं शिराज़ साहब। मैं मुझे याद भी पड़ रहा है कि मेरी टीम ने एक दफ़ा एक मिनिस्टर से जब राब्ता किया, तो कहते हैं कि देखिए हमारी उर्दू ठीक नहीं है सही से, मतलब हम नहीं बात कर सकते उर्दू में और हम कभी स्कूल नहीं गए हैं, तो वैसे ही जो है बोलने में मुश्किलात हैं। बल्कि या जो हमारी शीना मुशस्की है, तो इन्हीं लैंग्वेजेज़ के अलावा हम बाकी उर्दू हमारी सही नहीं है। और अगर हम मैडम महविश के प्रोग्राम में जाते हैं, तो वो पत्नी कब इंग्लिश शुरू कर दें, तो वैसे ही हमारा जो भी है ड्रामा अच्छे से खुल जाएगा, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो सोचें, जो ये आपको एक्सक्यूज़ कर दें कि हमारी उर्दू अच्छी नहीं है और अगर सामने एंकर ने इंग्लिश शुरू कर दिया, तो हमारा तो अल्लाह हाफ़िज़ हो जाएगा। तो सोचा आप वो इंटरनेशनल जो विज़िट्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, तो वहाँ जाके क्या करते हैं? वो शक्लें देखते हैं जस्ट लोगों के, क्योंकि बोलना तो उनके बस अच्छा, की बात मैं भी, नहीं है, रिप्रेज़ेंट करना तो बस की बात नहीं है। ये बड़ा अनयूजुअल सा और स्ट्रेंज सी चीज़ है। महविश, आपने अपने इलाके के लोगों के मसाइल को हाईलाइट किया और आप इंटरव्यू भी करती रहती हैं वहाँ के जो वज़ीर आला हैं या वज़ीर हैं या जमातों के हुँ, जितने हेड हैं या और जितनी इंतज़ामिया है, ब्यूरोक्रेसी से आप इंटरव्यू करेंगी, करती रहती हैं, और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ आइंदा भी ऐसा करती रहेंगी। और मुझे भी उनके कॉन्टैक्ट्स अगर मिले तो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं उनसे सख्त ज़रूर। सवाल पूछ सकूँ। बता दें, हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए ये बता दें कि ये जो आपकी शादी की रस्मात होती हैं, ये हुँ, बड़ी फैसिनेटिंग होती हैं। गिलगित-बल्तिस्तान का ज़िक्र कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, वहाँ का ही। किस तरह की शादियाँ होती हैं? क्या किया जाता है? रस्मात कैसी होती हैं? We have 3 regions, बल्तिस्तान रीजन, दयामर रीजन एंड गिलगित रीजन। सो तीनों रीजन्स के सकाफत में भी थोड़ी-थोड़ी तब्दीलियाँ इसी तरह से कि बल्तिस्तान में बड़ा एक शायद पुरानी आयात के साथ उनको और मनक़बत कसीदे वो ज़्यादा पढ़ते हैं। गिलगित में कुछ बल्कि इवन जो हुंज़ा साइड है हमारा तो उधर गानों का इस्तेमाल ज़्यादा है। ये मैं खुद कन्फ्यूज़ हुई इसमें, मैं प्रॉपर्ली कोई शादी मैंने अटेंड नहीं की है शिराज़ साहब। हम दोनों जाएँगे कोई एक शादी अटेंड करके, देन वी विल एक्सप्लेन ऐसा कि वहाँ पे क्या निज़ाम है। ऐस ऐसा हो सकता है कि अगर आपके खानदान में कोई शादी हो तो मुझे ज़रूर दावत देंगी, तो मैं भी चला चलूँगा, फिर हम ऑब्ज़र्व करेंगे प्रॉपर्ली कैसे होगा। श्योर। रविश, एनीथिंग एल्स टू ऐड फॉर डीबी पीपल, उनके मसाइल्स के हवाले से जो इस वक़्त ये हमारा प्रोग्राम देखेंगे? और या टूरिस्ट जो जाना चाहते हैं, इज़ इट ए सेफ प्लेस?
is not a safe place, and if they want to go, where they should go, कहाँ पे जाएं। बाहर के लोग जो हैं वो इस वक्त जो प्रोग्राम सुनेंगे या पाकिस्तान में सुन रहे हैं, कैसे जाएं, कहाँ पे जाएं, टाइम कितना लेके जाएं, ये लोगों के सवाल होते हैं ना। तो आप बिल्कुल, बिल्कुल वैसे शिनाज़ साहब, ये उनको सवालात फिर क्या आप और मैं तो ज़्यादा यहाँ पर फेस करते हैं और हमें इन सवालात के जवाबात भी देना चाहिए। बिफोर गोइंग ऑन दैट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इलेक्शंस जो हुए थे हाल ही में। अब उनके नताइज आ चुके हैं। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, बल्कि पैगाम देना चाहूँगी, अब जो नई हुकूमत तश्कील पाएगी, मिनिस्ट्रियाँ तक़सीम की जाएँगी और अब अपने-अपने ओहदों पर इन्होंने फ़ाइज़ होना है, विराजमान होना है। तो हमारी जस्ट गुज़ारिश यही है, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट आप 10 में से 10% में से मैं कहूँगी कि आप 3 to 4% अपने इलाके के लोगों के लिए ज़रूर सर्व करें। बाकी इग्नोरेंस तो वैसे ही हर हुकूमत करती आई है और हर नुमाइंदा जो है उस तरह से, क्योंकि 100% डिलीवर नहीं किया जा सकता। तो कोशिश ये करें, क्योंकि जब फिर हम तनकीद करें या हम तनकीद बराए इस्लाह की जाती है, तनकीद बराए तनकीद, आपको पता है शनाज़ साहब, वैसे भी हमारा शिफ़ा नहीं है। लेकिन फिर जो असल पॉलिटिशियन होता है उसको चीज़ों की समझ-बूझ होती है और उसको वो उसी तरह से टैकल करता है। लेकिन जो भी सियासतदान नहीं है वो उसको ज़ातियात के ऊपर लेकर आ जाता है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई ज़ातियात पे भी हमारा सीनियर पॉलिटिशियन लेके भी जाएगा, बिकॉज़ दे नो मी वेरी वेल कि भई मेरे प्रोग्राम्स कैसे होते हैं और प्रोग्राम के बाद हमारा क्या उनके साथ वे ऑफ बिहेवियर होता है। सेकंडली, इफ आई टॉक अबाउट टूरिज़्म, तो टूरिज़्म के लिए गिलगित-बल्तिस्तान इज़ नोन एज़ द ज्वेल ऑफ पाकिस्तान। सो खूबसूरती वहाँ पर नेचुरली, जिन जगहों के ऊपर हम बात करना पसंद करते हैं, लोग जाना पसंद करते हैं, तो गिलगित-बल्तिस्तान में आपको हर कोना जहाँ आप जाते हो, इवन आप रास्ते में भी आप देखेंगे कि बहुत खूबसूरती है। तो मैं कोई स्पेसिफिक जगह मेंशन नहीं करूँगी, वहाँ का हर कोना जो है बहुत खूबसूरत है और इसी वास्ते हम ये देखते हैं कि नेशनल, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है वो खींचा चला आता है। अभी रिसेंटली आई वाज़ इन ऑस्ट्रियन एम्बेसी और वहाँ पर जो उनके एम्बेसडर थे, तो वो फरमा ये रहे थे कि मैं मई के एंड में या पता नहीं स्टार्ट में ही हैज़ विज़िटेड गिलगित-बल्तिस्तान और वो खपूर का एरिया, शिगर का एरिया, स्कर्दू, कचूरा वो उन्होंने विज़िट किया और वो यही कह रहे थे, चूँकि एक हम डिप्लोमेट सिस्टम के अंदर हैं, आपको पता है वहाँ पे सिक्योरिटी के भी मसाइल होते हैं। फिर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़ीर अगर आपके मुल्क में, इवन चिराग साहब अगर आपके अपने, मैं कहूँगी कि गाँव चला जाए, तो वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ामात को बरोकार लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ही सेड कि गिलगित-बल्तिस्तान में उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। सिक्योरिटी का, वहाँ के लोग चूँकि हम्बल हैं, मेहमान नवाज़ हैं और वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि भई जब ये बंदा हमारी कम्युनिटी के उस तरह से नहीं है, तो फिर उसका ज़रा ख़्याल भी रखना है। लेकिन आजकल मैं आई मस्ट मेंशन कि थोड़ा-सा ना सिस्टम चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ के लोकल्स भी, अब जिस तरह से मरी में हुआ था लास्ट एक इंसिडेंट, आपको पता है कितने लोग जो है वो गाड़ी के अंदर ही फँसे रहे, वो किराए बढ़ा दिए उन्होंने और प्राइसेज़ बड़ी अप कर दी थी। कुछ-कुछ जगहों पे मैं देख रही हूँ कि आजकल ये वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी अप्लाई की जा रही है, जो कि गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम का ना कल्चर है, ना वहाँ की तहज़ीब है, तो हमें दूसरे रंग में ढलने की बजाय जो हमारा अपना कल्चर है, अपना तहज़ीब तमद्दुन है, उसको बरकरार रखना चाहिए, ताकि कोई आए तो फिर आपकी पहचान को ही मद्देनज़र रखते हुए उसको सराह के जाए, ना कि आप कुछ ऐसे इंसिडेंट में पार्टिसिपेट करें कि वो फिर पूरे इलाके के लिए हमेशा जो है ना वो याद रखा जाता है। सो बस यही मुझे थैंक यू मेंशन वेरी करना मच, था एंड थैंक यू सो मच चिराग साहब। थैंक यू वेरी मच महफिश, और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।